हेलो स्टूडेंट, जीता इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और टॉपिक है बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। एक्चुअली में टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे हम सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे हम वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। एक्चुअली में सिविल सर्विस में क्या होता है, वहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं और वनडे के जो एग्जाम होते हैं उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इस टॉपिक को दोनों तरीके से लेने का प्रयास करूँगा और अभी तक जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हैं मैं हर क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। देखिए, इस टॉपिक से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यदि आप पेपर देने के इच्छुक हो तो आप जीता इसके टेलीग्राम चैनल पे उस पेपर को भी देख सकते हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं। एक्चुअली में बंगाल विभाजन, पहला क्वेश्चन आप लोगों से यही पूछा जाएगा कि जब बंगाल विभाजन किया था तो उस समय भारत के वाइसराय कौन थे। तो यहाँ पर नाम आता है लॉर्ड कर्जन का, लॉर्ड कर्जन। देखिए, जो बंगाल विभाजन का जो ब्रिटिश सरकार ने निर्णय जो लिया था, निर्णय ये 20 जुलाई को लिया था, 20 जुलाई 1905 को। तो जब ये निर्णय लिया गया तो कलकत्ता में एक टाउन हॉल है, तो कलकत्ता के टाउन हॉल में भारतीयों ने, यानी कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो चुकी थी, तो कांग्रेसियों ने कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग बुलाई और उसमें इसके विरोध में एक स्वदेशी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। तो जो स्वदेशी आंदोलन चलाने का जो निर्णय लिया था कांग्रेस ने, मैं यहां लिख भी देता हूं, स्वदेशी आंदोलन, ये जो निर्णय लिया था ये लिया था 7 अगस्त को, 7 अगस्त। और 1911 में इस विभाजन को रद्द किया गया था, विभाजन को रद्द किया गया। अब देखिए, यहाँ एक भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बंगाल विभाजन, किस वाइसराय ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, तो लॉर्ड कर्जन है। और अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन को जो रद्द किया गया, कैंसिल किया गया, ये किस वाइसराय के समय हुआ। तो एक यहां नाम आता है हार्डिंग सेकंड, हार्डिंग सेकंड। एक्चुअली में बंगाल विभाजन जो है जो किया गया, आखिर इसके क्या कारण थे, बंगाल की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, भौगोलिक स्थिति कैसी थी, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो बंगाल स्टेट है, बंगाल, ये भारत का सबसे बड़ा स्टेट था। इस समय इसकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ये लगभग 7 करोड़ 85 लाख जनसंख्या थी। अपने आप में बहुत बड़ा स्टेट था। इस बंगाल में, इसी में बिहार आता था, और जैसे कि बिहार से झारखंड बना है तो झारखंड भी एक इसी का हिस्सा था। इसी में उड़ीसा था, इसी में वर्तमान का जो हमारा वेस्ट बंगाल है ये था वेस्ट बंगाल। इसी में जो वर्तमान का जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश, वो भी इसी का हिस्सा था। और मैं यहां बताना चाहूंगा, एक्चुअली में 1874 में आसाम को बंगाल से अलग किया गया, आसाम भी बंगाल का हिस्सा होता था। तो ये जो बंगाल है, एक्चुअली में ये जो राजनीतिक जो गतिविधि थी, इसका एक केंद्र बन चुका था, अर्थात बंगाल में राष्ट्रवाद भी पनप रहा था। तो ऐसी स्थिति में लॉर्ड कर्जन का कहना है, चूंकि ये बड़ा स्टेट है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और मुझे प्रशासनिक असुविधा होती है, इसलिए बंगाल विभाजन किया जा रहा है। यानी बंगाल विभाजन का जो लॉजिक दिया था वो ये दिया था, चूंकि ये बड़ा स्टेट है इसलिए प्रशासनिक असुविधा होती है, जबकि वास्तविक कारण ये नहीं था। वास्तविक कारण ये था, चूंकि यहाँ राजनीतिक गतिविधियों का एक केंद्र है, राष्ट्रवाद यहाँ पनप रहा है, इस राष्ट्रवाद को कैसे कमजोर किया जाए, यानी जो राजनीतिक केंद्र बना है इसको किस तरीके से तोड़ा जाए, इसलिए वास्तव में इसका विभाजन किया गया था। और इसका जो विभाजन किया गया, इसमें सांप्रदायिकता का सहारा लिया गया, सांप्रदायिकता, यानी इसका विभाजन इस तरीके से किया गया कि एक तरफ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र बनाया गया और एक तरफ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, अर्थात हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का प्रयास किया गया, यानी फूट डालो राज करो की नीति का परिचय दिया। तो देखिए, मैं एक डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा कि इस बंगाल का जो पार्टीशन किया गया था भौगोलिक दृष्टि से, वो किस तरीके से किया गया। अब हम इसको लेकर चलेंगे। ये बंगाल, देखिए जो बंगाल है इसका जो पार्टीशन किया गया, इसके 2 हिस्से किए गए, एक वेस्ट बंगाल, ये जो वेस्ट बंगाल है इसमें बिहार, उड़ीसा और इसी में जो वर्तमान का
जो हमारा वेस्ट बंगाल ये था। अगर हम ईस्ट बंगाल की बात करते हैं, ईस्ट बंगाल, इसमें आसाम और इसमें बंगाल के 3 जिले थे। बंगाल के 3 जिले जो ईस्ट वाले थे, उनके नाम भी एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एक का नाम राजशाही है, चटगांव और ढाका। तो देखिए जो ईस्ट बंगाल है, ये ईस्ट बंगाल ये पाकिस्तान के पास चला गया 1947 में, आजादी के समय जब पार्टीशन भारत का हुआ, और 1971 में ये बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया है। ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। और ये जो वेस्ट बंगाल है ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि विभाजन जो किया गया ये सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया, और भारतीयों द्वारा इसके विरोध का कारण भी यही था। तो 16 अक्टूबर की बात थी, 16 अक्टूबर 1905 को ये विभाजन लागू हुआ था। विभाजन लागू हुआ, लागू। अब ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि विभाजन की जो घोषणा 20 जुलाई को की गई थी, ये एक्चुअली में अप्लाई कब किया गया? तो 16 अक्टूबर ध्यान रखना है। और इस 16 अक्टूबर को हम भारतीयों ने शोक दिवस के रूप में मनाया। शोक दिवस, देखिए शोक का मतलब होता है दुखी होना, यानी हमारे लिए एक दुख की बात है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे राखी दिवस के रूप में अपनाया। राखी दिवस यानी रक्षाबंधन। इस दिन क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम सड़कों पर निकले, एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी, अर्थात ब्रिटिश सरकार को यह दिखाने के लिए कि करजन तुम हमारा पार्टीशन किसी भी तरीके से कर लो, लेकिन हम भाई भाई हैं। और इसी दिन आमार सोनार बांग्ला गीत गाया गया। एक्चुअली में टैगोर जी ने एक गीत लिखा था, आमार सोनार बांग्ला, जो 1971 में बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना। तो इसका जो उद्देश्य था, भारत में स्वदेशी आंदोलन, इस दिन स्वदेशी आंदोलन चलाना और बहिष्कार करना था। बहिष्कार करना था, बहिष्कार यानी बाइकाट। और ये जो संदेश था संपूर्ण भारत में फैला दिया गया। अब यहां पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। एक्चुअली में ये जो मूवमेंट चलाया जा रहा है, इस मूवमेंट का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से निकालना नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक्चुअली में अंग्रेजों पर एक प्रेशर बनाया जा रहा है जिससे वो बंगाल विभाजन को रद्द कर दें। देखिए इसका मतलब क्या होता है, बहिष्कार। बहिष्कार का मतलब होता है जो ब्रिटिश प्रोडक्ट भारत के अंदर हैं, भारत के जो उद्योग पहले होते थे, एंसेंट हिस्ट्री में हमने देखे हैं, मिडवल हिस्ट्री में भी, तो ब्रिटिश काल में वे उद्योग समाप्त हो चुके थे। भारत के अंदर सब कुछ इंपोर्ट ब्रिटेन से होता था, यानी भारत को एक मार्केट के रूप में यूज करते थे। यानी बहिष्कार का मतलब है हम ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेंगे। तो जब ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेंगे, भारत का मार्केट बड़ा है, तो जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कैसे होगी, उसके लिए हमने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल दिया है। यानी अपने देश के अंदर जो वस्तुएं बनेंगी उसे यूज करेंगे। क्योंकि जब बहिष्कार हो रहा है तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत के अंदर इंडस्ट्री लगेंगी, और इंडस्ट्री से भारत आत्मनिर्भर होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जब ब्रिटिश वस्तुएं भारत में नहीं बिकेंगी तो सरकार पर एक दबाव बनेगा, एक तरीके से दबाव बनाना हमारा उद्देश्य था। तो बहिष्कार कुछ इस तरीके से किया गया। अगर हम धोबियों की बात करें तो उन्होंने विदेशी वस्त्र धोने बंद कर दिए, महिलाओं ने विदेशी चूड़ियां पहननी बंद कर दी, यहां तक कि महंतों ने विदेशी प्रसाद खाना भी बंद कर दिया, लेने से मना कर दिया गया। जो विदेशी वस्त्र थे, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। तो देखिए यहां पर एक क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, यानी यहां पर फोकस ये रखना था कि ब्रिटिश जो वस्त्र हैं उन्हें यूज नहीं करेंगे और भारत के वस्त्रों को हम यूज करेंगे। तो विदेशी वस्त्रों को जब जलाया जा रहा था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाने को निरर्थक यानी बेकार बताया है। तो एक क्वेश्चन सिविल सर्विस में पूछा जा चुका है कि वो कौन थे जिन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने को निरर्थक बताया था। तो ये ध्यान रखना है, ये टैगोर जी हैं। तो अब आगे लेकर चलते हैं।
ये जो आंदोलन है स्वदेशी आंदोलन, इसे चलाने के लिए जो स्वयंसेवी संगठन है उनका सहारा लिया गया। तो एक स्वयंसेवी संगठन था स्वदेश बांधव समिति, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि स्वदेश बांधव समिति का संबंध इतिहास के किस मूवमेंट से है, तो ये ध्यान रखना है, स्वदेश बांधव समिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए मेले और त्योहारों का सहारा लिया गया। एक्चुअली में जिस तरीके से वर्तमान में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया है, एक मैसेज को एक स्थान से विदेश तक पूरे देश में कहीं भी पहुंचाने में मिनटों का समय लगता है, तो ऐसा कुछ पहले नहीं था। एक्चुअली में मेले और त्योहारों में क्या होता था, एक क्षेत्र के लोग एक मेले में इकट्ठे होते थे, आसपास के 10-20 गांव के इकट्ठे होते थे, तो वहां कोई मैसेज छोड़ा जाता था और यहां से ये मैसेज आगे बढ़ता था। मेले और त्योहारों का सहारा लिया गया। इस आंदोलन में जो बंगाल है, बंगाल के छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छात्रों का बड़ा योगदान रहा। एक्चुअली में छात्रों ने इसमें भाग लिया तो ब्रिटिश सरकार ने घोषणा भी की थी यदि छात्र इसमें भाग लेंगे तो उनकी सरकारी सहायता समाप्त कर दी जाएगी। उनकी सहायता समाप्त की गई, तो ऐसे में भारत के अंदर राष्ट्रीय स्कूलों का उदय हुआ। देखिए, जो हम BHU की बात करते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसकी नींव प्रॉपर इसी समय रखी गई थी। राष्ट्रीय स्कूलों का सहारा लिया गया। इसमें एक छात्रों का संगठन था जिसका नाम था डान सोसाइटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये पहला आंदोलन था जिसमें भारतीय महिलाओं ने भाग लिया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय महिलाओं ने किस मूवमेंट में पहली रूप से सक्रिय होकर भाग लिया, तो इसी में भाग लिया और धरने पर भी बैठी। लेकिन ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट में एक्चुअली में जागरूकता का अभाव था। गांव तक मैसेज प्रॉपर नहीं पहुंच पाते थे, तो ये मूवमेंट प्रॉपर शहरों तक रहा और शहरों में जो मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के जो लोग थे उन्होंने इसमें भाग लिया। यानी जो निम्न वर्ग का तबका था उन्होंने इसमें कोई सहयोग नहीं किया। तो हम ये भी कह सकते हैं निम्न वर्ग में किसान आते हैं तो किसानों की इसमें भूमिका नहीं रही, लेकिन वारिसाल के जो किसान थे ये एक अपवाद है। देखिए, बंगाल में एक जगह का नाम वारिसाल है। वारिसाल के किसानों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। ये क्वेश्चन कई बार इतिहास में पूछा जा चुका है, कहां के किसानों ने इसमें भाग लिया, तो ये वारिसाल का ध्यान रखना है। अब ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी, इस आंदोलन को किस तरीके से कमजोर किया जाए, तो जो भारत के मुस्लिम इनका ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया और इन मुस्लिमों को सांप्रदायिकता, कम्युनल, ये जो सांप्रदायिकता है का जहर घोलने में इन्होंने भूमिका निभाई। तो देखिए, एक ढाका, जो बांग्लादेश की कैपिटल है आज, ढाका का एक नवाब होता था जिसका नाम सलीम उल्लाह था। सलीम उल्लाह, इसे हम हबीब उल्लाह भी कहते हैं। अंग्रेजों ने इसका ब्रेन वॉश किया और बंगाल विभाजन के समर्थन में इससे एक दल भी तैयार कराया था। कालांतर में 1906 में ये जो सलीम उल्लाह है, दूसरा नाम हबीबुल्लाह है, इसी ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और ये जो लीग थी, अब लीग ब्रिटिश समर्थन में काम करती थी, और ब्रिटिश समर्थन में काम का मतलब है बंगाल विभाजन का समर्थन करेगी और स्वदेशी और बहिष्कार का विरोध करेगी। अर्थात ये जो मुस्लिम लीग है ये ब्रिटिश समर्थन में काम करती रही और कांग्रेस की नीतियों का विरोध करती रही। तो देखिए, जब बंगाल विभाजन हुआ तो भारत के अंदर मात्र एक दल था, अखिल भारतीय कांग्रेस, यानी कांग्रेस केवल एक ही दल था। लेकिन 1906 में क्या हुआ, एक दूसरा दल बना, मुस्लिम लीग। और 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस का पार्टीशन हुआ और नरम और गर्म दो दलों में बट गई। तो कांग्रेस का जो पार्टीशन हुआ, एक्चुअली में कांग्रेस में जो लोग जुड़े थे उनकी जो विचारधारा थी वो डिफरेंट किस्म की थी। तो उसमें दो प्रकार की विचारधारा थी।
एक उग्रवादी विचारधारा के लोग थे, एक उदारवादी विचारधारा के लोग थे। जो उग्रवादी विचारधारा के लोग हैं ये गर्म दल बनेगा और उदारवादी विचारधारा के जो लोग हैं ये नरम दल बनेगा। तो थोड़ा सा मैं इस पर चर्चा कर देता हूं। एक्चुअली में 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तभी से कांग्रेस के जो लोग थे उनमें कुछ मतभेद देखने को मिलने लगे। 1905 में पहला जो मतभेद देखने को मिला, एक्चुअली में ब्रिटेन के एक नाम आता है प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ और जब इनका आगमन हुआ तो इसके स्वागत को लेकर हुआ। स्वागत को लेकर मतभेद हुआ। जो उग्रवादी विचारधारा के लोग थे वो इसके स्वागत से इनकार कर रहे थे, लेकिन उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे वो उसका समर्थन कर रहे थे। फिर 1906 में कांग्रेस का एक कलकत्ता अधिवेशन हुआ। ये जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ तो इसमें तिलक ने अध्यक्ष पद के लिए लाला लाजपत राय का नाम नॉमिनेट किया, लेकिन अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया। दादा भाई नौरोजी को बनाया गया। तिलक ने इनका विरोध करना उचित नहीं समझा, तो दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो इसी अधिवेशन में जो बहिष्कार है, बहिष्कार यानी बाइकाट, इसके क्षेत्राधिकार को लेकर विवाद हुआ। यानी जो उग्रवादी विचारधारा के लोग थे वो इस बहिष्कार जो मूवमेंट है इसे अखिल भारतीय बनाना चाहते थे, अर्थात इसे संपूर्ण देश में फैलाना चाहते थे, लेकिन उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे वो केवल इसे कांग्रेस तक सीमित रखना चाहते थे। फिर 1907 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन है बेसिकली वो नागपुर में होना था, लेकिन वो सूरत में हुआ। सूरत में हुआ। इसमें अध्यक्ष पद को लेकर फिर विवाद हुआ। यानी तिलक ने फिर लाला लाजपत राय का नाम नॉमिनेट किया, लेकिन अध्यक्ष रास बिहारी घोष को बनाया गया था। रास बिहारी घोष। देखिए यहां ध्यान रखना है, रास बिहारी बोस नहीं, घोष, ये ध्यान रखना है। रास बिहारी घोष को बनाया गया। तिलक जब अपना प्रस्ताव लेकर मंच पर पहुंचे तो वहां पर मारामारी हो गई और कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो कांग्रेस का विभाजन जो हुआ ये नरम और गरम दो दलों में हुआ था। एक्चुअली में और भी बहुत सी बातें थी, लेकिन मैं इस 1907 का जो सूरत अधिवेशन है इसे सेपरेट लेकर चलूंगा, तब मैं आपको इसमें पूरा डिटेल बताऊंगा। 1907 तक आते आते भारत में 3 दल बन चुके हैं। एक नरम दल है, नरम दल, एक गरम दल है और एक मुस्लिम लीग थी। देखिए नरम दल और गरम दल कल तक ये एक ही होता था। गरम दल में आते हैं लाल बाल पाल और एक नाम और भी आता है, अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए वो है अरविंद घोष का। नरम दल में इसके अलावा जितने भी लोग थे वो सब नरम दल में थे। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले का नाम दिया जा सकता है, फिरोज शाह मेहता हैं, रास बिहारी घोष हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि आदि लोग। तो ये जो नरम दल के लोग हैं ये ब्रिटिश नीतियों का समर्थन करते हैं, अर्थात नरम दल के जो लोग थे ब्रिटिश नीतियों में विश्वास करते थे। इन लोगों का ये मानना था कि भारत के अंदर जो सुधार होंगे वो ब्रिटिश सरकार कर सकती है। यानी तो इस प्रकार नरम दल से ब्रिटिश सरकार को कोई शिकायत नहीं थी। अब लीग की बात करते हैं। ये जो लीग है, लीग ये भी ब्रिटिश नीतियों का समर्थन करती थी। तो ब्रिटिश सरकार को इन दोनों से कोई खतरा नहीं था, लेकिन ये जो गरम दल है इसमें उग्रवादी विचारधारा के लोग थे जो ब्रिटिश नीतियों का खुलकर विरोध करते थे। तो इस गरम दल को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1907 और 1908 में जो बड़े बड़े नेता थे वो गिरफ्तार कर लिए। यहां तक कि 1908 में जो तिलक है, तिलक इन पर सतारा के राजा के विरुद्ध एक आपत्तिजनक लेख लिखने के कारण एक्चुअली में तिलक ने एक पत्र निकाला था, तिलक मराठा और केसरी। तो अपने पत्र केसरी में सतारा के राजा के विरुद्ध एक आपत्तिजनक लेख लिखा। तो ब्रिटिश सरकार ने तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और 6 वर्ष की सजा सुना दी। और जब कांग्रेस के ये नेता गिरफ्तार हो गए तो तभी क्या हुआ, ये जो आंदोलन था ये आंदोलन असफल रहा, असफल रहा। तो देखिए मैं यहां पर बताना चाहूंगा आंदोलन, ये जो आंदोलन था ब्रिटिश उपनिवेशवाद
जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है उसके विरुद्ध पहला आंदोलन था। असफल भले ही रहा हो ये, लेकिन भारत के अंदर उग्रवादी जो विचारधारा है, विचारधारा प्रॉपर उसको जन्म इस आंदोलन ने ही दिया। जब भारत के अंदर ये आंदोलन चल रहा था तो 1906 में भारत के एक वाइसराय होते थे जिनका नाम था मिंटो सेकंड। उसने इस बंगाल विभाजन को स्टडी करने के लिए कि क्या ये बंगाल विभाजन रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो एक अरुणले कमेटी गठित की थी। अरुणले कमेटी गठित की थी, यानी इस कमेटी का काम यह था कि बंगाल विभाजन जो हमने किया है और भारतीय चाहते हैं कि बंगाल विभाजन रद्द होना चाहिए, तो उसको स्टडी करना था कि यह रद्द होना चाहिए या नहीं। लेकिन इस कमेटी ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की सिफारिश की थी कि यह रद्द होना चाहिए, यानी बंगाल को फिर क्या किया जाए, संयुक्त ज्वाइंट यानी एक कर दिया जाए, लेकिन रद्द नहीं किया गया था। अब 1911 में ब्रिटेन के एक सम्राट जिनका नाम जॉर्ज पंचम ये भारत आए और इनके स्वागत में एक दिल्ली दरबार लगाया गया। और इसी समय जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। तो देखिए, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा 1911 में हुई थी और इसी समय यह भी घोषणा की थी कि भारत की जो राजधानी है उस समय कलकत्ता होती थी, इसे कलकत्ता से दिल्ली लाए जाने की भी घोषणा की गई थी। अब कलकत्ता क्यों थी? एक्चुअली में अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले बंगाल पे अधिकार किया था और कलकत्ता को अपनी कैपिटल बनाया था। तो अभी तक कैपिटल कलकत्ता में थी, लेकिन 1911 में दिल्ली लाए जाने की घोषणा की, लेकिन राजधानी 1912 में शिफ्ट की गई थी, ये ध्यान रखना है। उत्तराखंड पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेंस में पहले एक्चुअली में एक कॉन्सेप्चुअल पेपर होता था या एक ऑब्जेक्टिव होता था कुल मिला के, तो उस ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजधानी किस वर्ष ट्रांसफर हुई थी, तो 1912 में। तो देखिए, बंगाल विभाजन पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।